Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 13 और 14 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है 3 bills aimed at transformation of agriculture and raising farmers' income introduced in Lok Sabha today to replace ordinances promulgated on 5 जून 2020। तो जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के दौरान 5 जून 2020 को 3 ऑर्डिनेंस आए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें हम बता चुके हैं आपको कई वीडियोस में। हमने उन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में, ऑर्डिनेंसेस के बारे में बताया है। तो ये पेश किए गए लोकसभा में, तो जानेंगे किसने इसको पेश किया है, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है और जो विपक्ष है वो इस पर क्या अपनी रणनीति बना रहा है, उसके क्या विचार हैं। और ये भी जानेंगे कि जो आपका ऑर्डिनेंस होता है वो क्या होता है, उसके बाद जब बिल बनता है वो किस प्रक्रिया से गुजरता है, तब वो आपका ऑर्डिनेंस से बिल में कन्वर्ट होता है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आफ्टर आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर डाबर फोरेज इनटू एडिबल ऑयल सेगमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है डाबर कंपनी की, अब वो ऑयल सेगमेंट में एंटर करने जा रहा है। तो जानेंगे अभी हाल ही में उसने किस ब्रांड का ऑयल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, आने वाला उसका प्लान क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। और लास्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उड़ीसा गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पुश टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग यूथ। तो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव उठा रही है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है कि एग्रीकल्चर में पुश लाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो कि वहाँ के यूथ है, ठीक है, जो यूथ पावर है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के बारे में अवेयर करना और बिजनेस डेवलप करना, यही उद्देश्य है उड़ीसा गवर्नमेंट का। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ बात हो रही है कि जो 3 बिल आए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लाना, फार्मर्स की इनकम को डबल करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है लोकसभा में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो ये 5 जून 2020 को यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। और ये जब आए थे जब राष्ट्रपति जी के इस पर साइन हो गए थे, ठीक है। जब कभी भी इमरजेंसी होती है, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पर कैबिनेट अगर राष्ट्रपति से साइन करा लेता है तो वो अध्यादेश बन जाता है और वो लागू हो जाता है। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 6 मंथ की होती है, 6 मंथ तक आप उसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोकसभा से और राज्यसभा से उसको पास कराना होता है। अगर वो पास हो जाता है तब वो अध्यादेश बिल में कन्वर्ट हो जाता है, या बोल सकते हो अध्यादेश विधेयक में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में तो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है 3 bills aimed at transformation of agriculture in the country and raising farmers income were introduced in लोक सभा today, ठीक है। तो लोकसभा में पेश किए गए ये तीनों ऑर्डिनेंस जो एग्रीकल्चर फील्ड में उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए थे। तो यहाँ पे जो तीनों आपके ऑर्डिनेंस हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और द एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये आपके 3 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में लाए गए थे 5 जून 2020 को, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये इंट्रोड्यूस किए लोकसभा में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पे जान लेते हैं इन तीनों में से 2 जो आपके ऑर्डिनेंस थे वो यहाँ पर पेश किए थे हमारे प्रेजेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। इन्होंने लिखा है ही इंट्रोड्यूस द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल
एंड फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा जो ऑर्डिनेंस है इसको पेश किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और जो आपका लास्ट वाला असेंशियल कम्युनिटी, ये भी जान लेते हैं किसने पेश किया है। तो ये किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द असेंशियल कम्युनिटी बिल 2020 इन लोकसभा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जनरली बता देता हूं कि क्या प्रोसेस है। अभी इनको क्या किया जा रहा है कि इनको लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी लोकसभा हो गई। उसके बाद ये राज्यसभा में पेश होगा। कैसे भी करके उनको दोनों सभाओं में पेश करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो आपकी राज्यसभा पहले हो सकती है या फिर आपकी लोकसभा पहले हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऑर्डिनेंस होगा, उसको लोकसभा में पास करेंगे। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद क्या होगा कि जो विपक्ष होगा वो भी अपना मत रखेगा, वो उसमें कमियां बताएगा कि ये कमियां हैं, उस पर मतदान किया जाएगा और मतदान के अकॉर्डिंग उसका जो रिजल्ट आएगा तभी माना जाएगा कि वो जो ऑर्डिनेंस है वो लोकसभा में पारित हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लोकसभा में पारित हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, वहाँ भी प्रस्तुत किया जाएगा उसको, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा, क्योंकि वहाँ भी विपक्ष क्या करेगा, उसमें कमियां निकालेगा, ड्रॉबैक्स बताएगा। उसके बाद वहाँ भी मतदान होने के बाद रिजल्ट आएगा और वो पारित हो जाएगा। उसके बाद जब फाइनल वहाँ से वो निकलेगा तो वो आपका बिल बन चुका होगा, विधेयक बन चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो 6 महीने की होती है, ये आपको याद रखना है। और ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जैसे कोरोना काल में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन थे वो नहीं चल रहे थे, ऐसी कंडीशन में कैबिनेट क्या करता है, ऑर्डिनेंस पारित करता है। ठीक है, जब वो ऑर्डिनेंस आ जाते हैं तो ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो 6 माह की होती है, 6 माह तक चलेंगे। उसके बाद आपको वो लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने पड़ेंगे, तभी वो आपके बिल बनेंगे। तो अब लोकसभा और राज्यसभा चल रही हैं। ठीक है, सदन बैठ रहा है, तो यहाँ पे अभी लोकसभा में ये यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा में अगर ये पास होता है उसके बाद राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। अगर ये दोनों बॉडी से पास हो जाता है तो फाइनली वो बिल बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर सत्र स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो गया, अब आपको केवल और केवल 6 हफ्ते मिलेंगे, 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा, 6 वीक का टाइम मिलेगा। उसके अंदर ही आपको उसको बिल को बोल सकते हो पास करना होगा। जो भी आपका ऑर्डिनेंस है उसको आपको बिल में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब है कि जो आपका सत्र है स्टार्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा, उसके बाद आपको केवल 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि आप क्या करो, उसको पारित कराओ, उस पर चर्चा करो, मतदान करो, तभी वो पारित माना जाएगा, तभी वो बिल माना जाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। आगे यहाँ पे उन्होंने बोला है सीकिंग परमिशन ऑफ द चेयर टू इंट्रोड्यूस द बिल, श्री नरेंद्र सिंह तोमर सेड दैट मेजर टू कंटेन देयर इन विल enable barrier free trade in agriculture produce and also empower farmers to engage with investor of their choice। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बैरियर फ्री ट्रेड करने के लिए ही ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। ये पक्ष रखा है कैबिनेट ने या बोल सकते हो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, और यहाँ पर बोला है कि फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, ठीक है, फार्मर्स को यहाँ पर एम्पावर करने के लिए ही इस तरह के जो बिल हैं या ऑर्डिनेंस हैं वो लाए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारे पक्ष रखे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से। ठीक है, अब देखते हैं पारित होता है या नहीं होता है, लेकिन ये रूल होता है कि जब भी आपका अध्यादेश होगा उसको आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा में आपको पेश करना होगा। ठीक है, जब आप प्रस्तुत करोगे उसके बाद वहाँ से जब फाइनली पारित होगा या नहीं होगा उसके बाद आपको राज्यसभा में कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, विधेयक बन जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या था, आपका अध्यादेश था, और फाइनली अगर वो बनता है तो क्या बन जाएगा, विधेयक। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इस टारगेट को अचीव कराइए। ये पॉसिबल है केवल और केवल आपके सपोर्ट से। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आफ्टर आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर डाबर फोरेज इनटू एडिबल ऑयल सेगमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर में एंटर करने के बाद डाबर एंटर करने जा रहा है एडिबल ऑयल सेगमेंट में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो लीडिंग आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी डाबर इंडिया ऑन मंडे
forayed into the edible oil segment with the launch of its cold press mustard oil। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लीडिंग आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी जिसका नाम है डाबर, उसने मंडे को एंटर किया है एडिबल ऑयल सेगमेंट में। और यहाँ पर मंडे को एक उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है क्या? इसको कच्ची घानी बोलते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कच्ची घानी का तेल। अगर मैं इसको और थोड़ा साइंटिफिक वे में बताऊं तो हम ऐसे बोल सकते हो कि मस्टर्ड सीड को हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है तब हम उसको क्रश करेंगे। उससे क्या होता है कि जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके एंटीऑक्सीडेंट हैं, या फिर बोल सकते हो जो असेंशियल ऑयल पार्ट है, वो रिटेन रहते हैं ऑयल के अंदर, वो जाते नहीं है, वो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे उसकी क्रशिंग करते हैं या फिर उसकी हम मिलिंग करते हैं। उससे जो ऑयल निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। तो ये लॉन्च किया है डाबर कंपनी ने मंडे को। आगे बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है डाबर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल हैज बीन लॉन्च्ड एक्सक्लूसिवली ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन एंड मिल्क बास्केट। तो यहां पे बात हो रही है कि जो आपका डाबर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है, इसको 2 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें पहला है अमेजॉन, दूसरा है मिल्क बास्केट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बोला गया है according to the company the cold press technology ensured that the natural properties and health benefit of mustard are intact। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करती है कि नेचुरल प्रॉपर्टी सारी उसमें बनी रहें और जो हेल्थ बेनिफिट हैं, ठीक है, जो मस्टर्ड से हेल्थ बेनिफिट हैं वो भी मेंटेन रहें और जो जितने भी बेनिफिट हैं वो उसको मिलते रहें। ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए ही डाबर ने कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया है मंडे को। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करेंगे द लॉन्च ऑफ डाबर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन एंड इज द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ आवर फूड बिजनेस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने बोला है कि हमारे बिजनेस में, फूड बिजनेस में विड्थ और डेप्थ को बढ़ाने के लिए जो डाबर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है, ये एक और स्टेप है, एक और कदम है हमारी सफलता का, जिससे हम इंश्योर करेंगे कस्टमर की हेल्थ, उसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी हम डबल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये यहाँ पे बात की है उनके सीईओ मोहित मल्होत्रा ने। आगे यहाँ पे बोला गया है देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन हेल्थ अवेयरनेस एंड कंज्यूमर हैव बिकम मोर कॉन्शियस टू देयर हेल्थ डाइट कंजप्शन ऑफ कुकिंग ऑयल, ही एडेड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमने हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें और कंज्यूमर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके और कुकिंग ऑयल कंजप्शन को लेके। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया है। ये बात वहाँ के सीईओ ने की है। आगे यहाँ पर बोला गया है आवर इंडिजिनस डाबर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल हैज़ बीन स्पेशली क्रिएटेड टू मीट देयर ग्रोइंग कंज्यूमर नीड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो देसी तरीके से हमने डाबर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल बनाया है, ये जितने भी हमारे कंज्यूमर की डिमांड्स हैं उनसे मीट करेगा। मतलब है कि जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करेगा ये डाबर का कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात आती है डाबर कंपनी की, थोड़ा सा जान लेते हैं डाबर के बारे में। तो डाबर कंपनी फाउंड हुई 1984 में। ठीक है, 1984 में डाबर कंपनी फाउंड हुई। किसने की तो ये भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर एस.के. बर्मन, ठीक है, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, एस.के. बर्मन, उन्होंने ये कंपनी फाउंड की थी। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे है इसका हेडक्वार्टर है कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और जो डाबर वर्ड बना है ये भी जान लेते हैं कहाँ से लिया गया। तो डाबर वर्ड लिया गया है, एक तो आपका वर्ड है डॉक्टर, ठीक है, ये आपका डॉक्टर हो गया। दूसरा वर्ड है बर्मन। तो इन दोनों वर्ड से ही डाबर लिया गया है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इससे बन जाएगा आपका डाबर। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं एक और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पुश टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। तो यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में पुश दे रही है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए, लोग एग्रीकल्चर फील्ड में बिजनेस कर सकें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है और उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में लोगों को क्रेडिट दिया जाए, ऋण दिया जाए, ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें और एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट ला सकें। तो जान लेते हैं इसके बारे में।
सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में और लाइवलीहुड में, ठीक है। इकोनॉमी में जैसा कि आपको बताया पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सभी सेक्टर माइनस में ग्रोथ कर रहे थे, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था वो 3.4% प्लस में ग्रोथ किया है जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो केवल एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिवली ग्रो किया है इस पहले क्वार्टर में, इस फिस्कल ईयर में, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया कि उड़ीसा गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी टू फार्म एंड एलाइड सेक्टर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू यंग एंटरप्रेन्योर्स ए सीनियर ऑफिशियल सेट। तो यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल ने बोला है कि हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें फार्म को और उससे एलाइड सेक्टर्स को, और यंग एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें ताकि वो अपना दिमाग, अपने आइडिया, अपने इनोवेशन यूज़ करके एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट ला सकें। आगे यहाँ पे बोला गया है तो यहाँ पर है कि जो कुछ सेंटर की स्कीम थी, जैसे बात करेंगे तो यहाँ पर कई स्कीम के बारे में बोला गया है। जैसे आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर और मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये 1 लाख करोड़ का फंड था। जैसा कि आपको पता है अगर रुपीज़ की बात करेंगे तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ इसको बोल सकते हो, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया है। दूसरा है आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको MIDH बोलते हैं। ये आया था आपका 2014-15 में, ठीक है। 2014-15 में ये आया था। और अगर हम बात करेंगे इससे पहले क्या था तो NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि 2005 और 6 में देखने को मिला था, या बोल सकते लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये जो मिशन था वो 2005-6 में हुआ था। उसके बाद MIDH बन गया, इसका नाम चेंज होके MIDH हो गया। MIDH क्या आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो 2014-15 में आया। उद्देश्य क्या था इनका, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट लाना, ठीक है। और ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और जो बची आपकी मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये क्या करती है, छोटे छोटे बिजनेस के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। ये जो योजना है ये क्या करती है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको क्रेडिट देती है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो यही तीनों इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका जिक्र किया है वहाँ के गर्ग जी ने, ठीक है। गर्ग कौन है ये भी जान लेते हैं। तो गर्ग हैं आपके सौरव गर्ग, जो कि वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि विल स्ट्रेंथन द स्टेट इकोनॉमी वाइल इंश्योरिंग इट्स एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो यहाँ पर मतलब है कि ये जो आपकी स्कीम्स आई हैं इससे स्टेट की इकोनॉमी स्ट्रेंथफुल हुई है, ठीक है, हार्ड हुई है, डेवलप की है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। आगे है द वेबिनार टाइटल्ड एग्री बिजनेस स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे बाय उड़ीसा कॉर्पोरेट फाउंडेशन OCF, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी बातें हुई जो कि आपका सौरभ गर्ग ने स्टेटमेंट दिया है, ये दिया था एक वेबिनार के दौरान जिसका टाइटल था एग्री बिजनेस स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, जो ऑर्गेनाइज कराया है उड़ीसा कॉर्पोरेट फाउंडेशन OCF ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 1 बाय 1 सारे करंट अफेयर आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, क्योंकि आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करो और फिर चलते हैं हम आज के प्यार क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था एग्रीकल्चर मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर इन एग्रीकल्चर फील्ड इज रिलेटेड टू। तो जैसा कि आपको पता है कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए थे, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था द कस्टम हायरिंग सेंटर विल गिव फार्म मशीनरी ऑन रेंटल बेसिस टू फार्मर्स। तो फार्मर के लिए रेंटल बेसिस पे फार्म मशीनरी प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए थे। 50 किलोमीटर की रेंज तक एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया था, तो फार्मर इजीली एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली मशीनरी इंप्लीमेंट रेंटल बेसिस पे, आवर बेसिस पे, डे बेसिस पे, वीक बेसिस पे लाकर अपनी खेती को अच्छे से कर सकता है। और ये खासकर उनके लिए था जिनके पास ज़मीन कम थी, ठीक है, जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो आपको बताना है
कौन सा कंट्री है विश्व में जो सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है एनुअली। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।